आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड ही है। प्रोडक्ट हंटिंग कल हमने सीखा था करना, कीपा का ग्राफ के थ्रू भी हमने की थी। उसके बाद हीलियम 10 जंगल स्काउट का मैंने वैसे ही आपको बताया था, बट आपको पता है क्राइटेरिया कैसे लगाना है। और उसके बाद स्टोर फ्रंट, कंपटीटर स्टोर फ्रंट के थ्रू की थी, जो सबसे इजी मेथड था। प्रैक्टिस की किसी ने? वो तो चलता ही जाएगा। हाँ जी, वो चलता ही जाना चाहिए। आप प्रोडक्ट लो, आपने प्रोडक्ट ढूंढनी, जब आपने प्रोडक्ट ढूंढी आप ख़त्म कर दें। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्राइस वॉर। प्राइस वॉर क्या चीज़ होती है, कोई बता सकता है? बाय बॉक्स गेट करने के लिए अमेज़ॉन पे अमेज़ॉन की एक जो क्राइटेरिया है कि जो सबसे जिसकी कम प्राइस होगी उसे बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाय बॉक्स गेट करने के लिए कुछ लोग, एक बंदा अपनी प्राइस सबसे कम कर देता है, बाकी जो 5 बैठे हैं वो देख रहे हैं कि इसने कम कर दी, इसे बाय बॉक्स मिल गया तो हम इससे कम कर देते हैं, वो उससे कम कर देते हैं। एक उठता है उससे कम कर देता है, फिर तीसरा उठता है वो उन दोनों से कम कर देता है, चौथा उठता है वो फिर पहले वाला उनसे कम कर देता है। वो एक प्राइस वॉर चल जाती है, वहाँ नीचे डाउन डाउन आती है प्राइस। उससे होता क्या, उससे जो एक बंदे की जो ब्रेक इवन प्राइस है, ब्रेक इवन प्राइस बोलते हैं, जिस पे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। एक प्रोडक्ट उसने बाय की है $15 की और वो अमेज़ॉन पे बेच रहा है $25 की, तो उसकी ब्रेक इवन प्राइस कौन सी है? अमेज़ॉन की सपोज फीसिस वगैरह डाल के उसकी ब्रेक इवन प्राइस बनती है $18, कि अगर वो $18 की उसकी प्रोडक्ट बिकेगी तो उसे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन प्राइस। ठीक है, अब उसकी ब्रेक इवन प्राइस है $18 और वहाँ पे उस लिस्टिंग पे चल गई है प्राइस वॉर। तो वो प्राइस वॉर चलती चलती $18 से भी नीचे जाना शुरू हो गई है प्राइस। तो वो जो एक स्पेसिफिक बंदा है, या मैं सेलर हूँ एज अ सेलर, तो मेरी तो $18 ब्रेक इवन प्राइस है, मैं उससे नीचे नहीं कर सकता। मैं उससे नीचे करूँगा मुझे लॉस होगा, तो मैं क्या होगा कि मुझे बाय बॉक्स मिलेगा ही नहीं। मैं वहाँ पे बैठा रहूँगा और मुझे अमेज़ॉन की फीसिस पड़ती रहेगी, या मैं लॉस में जाके बेचूँ या मैं उसको प्राइस बढ़ने का इंतज़ार करूँ और बैठा रहूँ। ठीक है, होगा लॉस ही। तो ऐसी लिस्टिंग, जिस लिस्टिंग पे प्राइस वॉर चल रही है, उस लिस्टिंग को करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो प्राइस वॉर कैसे चेक करते हैं किसी भी लिस्टिंग पे? सपोज ये हमारी प्रोडक्ट है, इस पे प्राइस वॉर हमें चेक करनी है। तो ये 2 तरीके हैं प्राइस वॉर चेक करने के। आपने सारे टैब्स को बंद कर देना है। एक तरीका है कि न्यू का मतलब क्या है? सबसे जो लोएस्ट प्राइस है सेलर की, ये वो न्यू वाली प्राइस है, न्यू जो सेल कर रहे हैं। तो हम हमारे न्यू ही कंपटीटर हैं। इस टाइम इस प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है $14.93। ठीक है, और हमने देखनी है लास्ट 3 मंथ की। तो लास्ट 3 मंथ में अगर ये न्यू वाला ग्राफ बिल्कुल स्टेबल है, जैसे ये स्टेबल है, इट्स मीन कि इस लिस्टिंग पे प्राइस वॉर नहीं चली। जून 23 को 3 मंथ पहले इसकी जो प्राइस थी वो $14.90 थी, और यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर हुई है, 93 पे चली गई है, यहाँ पे भी 93, फिर वापस आके 90, यानी कि 0.3 सेंट का फर्क है। तो ये प्राइस वॉर नहीं है, इतना तो ऊपर नीचे होगा ना, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो इस लिस्टिंग पे इस टाइम प्राइस वॉर नजर नहीं आ रही। बात समझ में आ रही है? ये लोएस्ट प्राइस है, न्यू सेलर्स है उनकी लोएस्ट प्राइस आपको शो कर रहा है। तो लोएस्ट प्राइस यानी कि यहाँ पे थी लोएस्ट प्राइस 14.84 से नीचे नहीं गई। जो हाईएस्ट है 14.93 है। कितने सेंट्स का फर्क है? 6 ये और 9 सेंट्स का फर्क है, सिर्फ 9 सेंट्स का। तो ये प्राइस वॉर नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर हम और हिस्ट्री में जाके डीप जाके चेक करना चाहते हैं कि 1 साल पुराना मैं देखता हूँ, ये ना हो कि 3 मंथ पहले तो प्राइस वॉर नहीं थी, लेकिन चौथे मंथ पीछे इसमें प्राइस वॉर चल रही थी, अब 3 मंथ से ये स्टेबल है। ये ना हो अब जब मैं लाइव हूँ फिर से प्राइस वॉर शुरू हो जाए।
तो हम 1 ईयर का चेक कर लेते हैं। आप 1 ईयर का देख सकते हैं, ये स्टेबल ही है, यहाँ पे भी स्टेबल ही है, लेकिन इतनी प्राइस वॉर नहीं चली, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को आया है प्रोडक्ट। अब प्राइस वॉर वाली प्रोडक्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, लास्ट 3 मंथ की देखते हैं। तो ये देखें, इसके ऊपर प्राइस वॉर नजर आ रही है आपको। 3 मंथ पहले थी 17.90 और यहाँ पे ये बढ़ गई 24 पे चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर चली गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, यानी कि ये ग्राफ कितना अनस्टेबल है। तो ये प्राइस वॉर यहाँ पे चल रही है इस प्रोडक्ट पे। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिस पे प्राइस वॉर है उस प्रोडक्ट को हमने नहीं लॉन्च करना या सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, प्राइस वॉर की समझ आ गई। एक और तरीका है प्राइस वॉर चेक करने का, वो तरीका है बाय बॉक्स की प्राइस का। तो बाय बॉक्स किस किस प्राइस पे मिला है। अगर किसी को लोएस्ट प्राइस पे बाय बॉक्स मिला तो यहाँ पे शो हो जाएगा ना। तो ये भी ग्राफ अगर स्टेबल है तो इट्स मीन कि प्राइस वॉर नहीं है। यही ऑथेंटिक वे है बाय बॉक्स की प्राइस ये चेक करने का, प्राइस वॉर चेक करने का। बात समझ में आई है? तो ये बाय बॉक्स यहाँ पे प्राइस वॉर नहीं है इस लिस्टिंग पे। अब देखें, यहाँ पे प्राइस वॉर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग चली है, इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग नहीं चली इस लिस्टिंग पे। बात समझ में आ रही है कि ऊपर को गई है प्राइस, नीचे को आती थी, लेकिन जो पिछले वाली थी उससे नीचे नहीं गई प्राइस, अभी थोड़ी सी गई है। ठीक है, तो प्राइस वॉर हमने देखनी कि डिक्रीज ना हो रही हो, इंक्रीज भी ना इतनी ज्यादा हो रही हो, क्योंकि अगर इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज भी हो सकती है। यहां तक समझ में आ गई? इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो बीच में लाइन ड्रॉप हुई है, ये नजर आ रही है आपको? ये जो लाइन ड्रॉप हुई है ये क्यों हुई है, कोई बता सकता है? ये देखे, बाय बॉक्स की लाइन ड्रॉप हुई, इसे बोलते हैं बाय बॉक्स सप्रेस्ड। बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाना। बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाने का मतलब ये है कि बाय बॉक्स किसी को भी नहीं मिलता, बाय बॉक्स गायब हो जाता है। यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ये अभी बाय बॉक्स किसके पास है? अमेज़न के पास है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये सारा उड़ जाएगा, यहाँ से छोटा सा एक बॉक्स सा यहाँ पे आएगा, उसमें यहाँ पे ये ऐसा ऐड टू कार्ड वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, यानी कि बाय बॉक्स ही उस लिस्टिंग से गायब हो जाता है। उसे बोलते हैं बाय बॉक्स सप्रेस्ड। तो इस टाइम पीरियड में बाय बॉक्स सप्रेस्ड हुआ था, ये बीच में भी हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। बाय बॉक्स सप्रेस्ड क्यों होता है? बाय बॉक्स सप्रेस्ड इसलिए होता है जब जो सेलर्स हैं अपनी प्राइस को बढ़ाते ही जाते हैं उस लिस्टिंग पे सारे, और उसकी जो सपोज $25 की प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस थी, तो प्राइस ऐसे बढ़ानी उन्होंने शुरू की, वो $50 पे $55 पे ले गए। तो अमेज़न क्या करता है, उस प्राइस को कंट्रोल करने के लिए बाय बॉक्स सप्रेस्ड कर देता है। तो फिर बाय बॉक्स जब सप्रेस्ड होता है तो किसी को कोई सेल नहीं मिलती। बाय बॉक्स सप्रेस्ड होता है, उल्टा वो जो लिस्टिंग है उसका रैंक भी खराब होना शुरू हो जाता है। जब सेल नहीं मिलेगी तो रैंक भी तो खराब होगा ना उस प्रोडक्ट का। तो बाय बॉक्स यहाँ पे सप्रेस्ड हुआ है। ये देखिए, एकदम से प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके बाद इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो गया है। ठीक है, अगर बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाए तो बाय बॉक्स को रीगेन कैसे करते हैं? तो शुरुआत आपने अपने आप से पकड़नी है। वो बाय बॉक्स को रीगेन करना वो जो सेलर्स वहाँ पे बैठे हैं उनके ही हाथ में होता है, सबके हाथ में। तो सब अपनी अपनी प्राइस कम करते जाएं, आहिस्ता 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 बाय बॉक्स रीगेन हो जाएगा। ये सेलर्स को पता होता है, जब बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है तो सबको प्राइस कम करना मजबूरी बन जाती है। ठीक है, मैप रिस्ट्रिक्शन को देख लेते हैं। मैप रिस्ट्रिक्शन किसे कहते हैं कि ब्रांड की तरफ से
मैप रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है लिस्टिंग पे कि आप ना तो प्राइस अपनी कम कर सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं। आपको जो हमारी प्राइस है उसी प्राइस पे सेल करना होगी प्रोडक्ट, जो हमारी अपनी प्राइस है, उसे बोलते हैं मैप रिस्ट्रिक्शन। जब हम ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं परमिशन लेने के लिए तो ब्रांड हमसे ये कहता है कि मेरी लिस्टिंग पे प्राइस रिस्ट्रिक्शन है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप जो हमारी प्राइस है सिर्फ उसी को मैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखूंगा, मैं प्राइस को कम नहीं करूंगा और ना ही ज़्यादा करने दूंगा किसी भी सेलर को। तो जो उसने प्राइस आपको बताई है, सपोज उसने प्राइस आपको बता दी है कि यही प्राइस है, $14.93 है, आप इसी में सेल करेंगे, ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे। तो हम ब्रांड के सबको कहते हैं जी ठीक है, रिटर्न फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जितने भी सेलर आपको नज़र आएंगे यहाँ पे उन सब की प्राइस एक ही प्राइस होगी, सेम। बात समझ में आई? सबकी प्राइस सेम। अभी यहाँ पे ये जो सेलर्स हैं 10 बैठे हैं, इनकी डिफरेंट प्राइसेस नज़र आ रही है। 13.74 है, 13.94 है, 14.18 है। तो अगर 14.9 सपोज ये है 13.74 है तो सबकी 13.74 नज़र आएगी, ना कम आएगी ना ज़्यादा आएगी। तो उसे बोलते हैं मैप रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो उसका जो ग्राफ होगा ये कैसा होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। अच्छा, एक चीज़ थी मैं कल आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता था आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये वाले ग्राफ में आप देखें, इस ग्राफ में आपको रेटिंग नज़र आ रही है 4.6 है, स्टेबल है रेटिंग इसकी यहाँ पे लास्ट 3 मंथ में। ठीक है, और साथ में रिव्यूज़ का अगर टैब हम ओपन करें तो रिव्यूज़ का टैब ऊपर को जा रहा है, यहाँ से ग्राफ 1600 से लेके यहाँ तक गया है ऊपर। ठीक है, तकरीबन 2072 तक गया, तो यानी इसके रिव्यूज़ बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अब प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं अच्छी आप यहाँ से भी देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? आपने इन दोनों टैब को ओपन कर लेना। आप देखें रेटिंग वाला टैब हमारे जो क्राइटेरिया कहता है कि 4.1 वाली जो प्रोडक्ट है उसे लोग पसंद करते हैं। ठीक है, 4.4 से ऊपर जितना भी है रेटिंग वो अच्छी प्रोडक्ट होती है। तो इसकी 4.6 है एवरेज रेटिंग। तो आप देखेंगे कि इसकी जो रेटिंग है वो 4.6 पे इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा है, और रिव्यूज़ का जो ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है। इधर देखें मेरी तरफ, जो रिव्यूज़ का ग्राफ है वो ऊपर को जा रहा है, जो रेटिंग का ग्राफ है वो स्टेबल है, सीधा 4 के ऊपर से ऊपर ही है। तो इट्स मीन कि लोग उस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। बात समझ में आई? और अगर रिव्यूज़ का ग्राफ ऊपर को जा रहा है लेकिन रेटिंग का ग्राफ नीचे को आ रहा है तो इट्स मीन लोग उसे पसंद नहीं कर रहे। वो जो रिव्यूज़ का ग्राफ है वो एक टाइम आएगा वो भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बात ये समझ में आ गई बात? अच्छा, प्राइस वॉर की हम बात कर रहे थे। ये ओरली चीज़ें मैंने आपको बतानी है, कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ भी नहीं है। जो एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, वो किताबी बातें नहीं हैं। अच्छा, प्राइस वॉर चेक करने का तरीका क्या है? सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो है $15 है उसकी प्राइस, या $10 है, लिस्टिंग प्राइस $10 है, और उसमें जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। तो कितना मेरा प्रॉफिट मार्जिन हुआ? $1 का। 10% $1 का प्रॉफिट मार्जिन ना। उस पे प्राइस वॉर मैं कैसे चेक करूंगा? $10 के लिहाज से उसके प्राइस वॉर कितनी होगी तो मैं सिक्योर रहूंगा। अब $10 की प्रोडक्ट है, $1 मेरा 10% उसमें प्रॉफिट मार्जिन है। इट्स मीन उस पर 50 सेंट की भी अगर प्राइस वॉर चलती है तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 10 से $5 पे आ जाए, 5% पे आ जाएगा। तो मेरे लिए उसके ऊपर ये 15 देखने को लग रहा है कि ये 15 सेंट की है, जैसे यहाँ पे 9 सेंट की है, चलिए देखने को 9 सेंट की लग रहा है, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट की प्राइस ही $10 है तो वो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% कम कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वो प्राइस को अपनी को देखना है, आपने इस ग्राफ को नहीं देखना, अपनी प्राइस को देखना है और फिर ग्राफ के हिसाब से देखना है कि लोएस्ट कहाँ पे गई है और हाईएस्ट कहाँ पे गई है। ठीक है, और अगर एक प्रोडक्ट है उस पे जो लिस्टिंग प्राइस है वो 30 है और मेरा प्रॉफिट मार्जिन $10 है, 10% है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो गया?
$3 प्रॉफिट मार्जिन हो गया। अब मैं उसमें देख सकता हूँ अगर $1.5 की भी चलती है प्राइस वॉर, तो मुझे $1.5 फिर भी प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो वो ये क्राइटेरिया जो प्राइस वॉर का है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा। वो आपकी जो है प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पे वो आगे पीछे होता रहेगा। बात समझ में आई है? अब किसी लिस्टिंग पे ऐसा होगा कि वो आप उसको सिर्फ 15 सेंट की या 50 सेंट की वो चली होगी, यहाँ पे आ रहा होगा सपोज, यहाँ पे ग्राफ, ये जो कर्सर है मेरा जहाँ, यहाँ पे ग्राफ या ये ही कर लें, ये ग्राफ आ रहा है सपोज $14.93 का, और उस पर 50 सेंट की चल गई है और वो बिल्कुल यहाँ पे नीचे आ गया, इतना फ़र्क आ गया उसमें, लेकिन है वो 50 सेंट की। वो ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पे 9 सेंट की चली हुई है तो वो थोड़ा सा ही नीचे को आया। वो प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है और कम है और उस पर जो 50 सेंट की भी चली है तो वो इतना बड़ा गैप आएगा बीच में, पास में। तो इतना गैप देख के आपने ये नहीं कहना कि यार इतनी प्राइस वो चल रही है, उस पर कर्सर लगा के चेक करना है कितनी चल रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको दिखाया था प्रोडक्ट हंटिंग का, ये वाला जो क्राइटेरिया हमने देखा है यूएसए के लिए है, ये नीचे यूके के लिए भी है। ये क्राइटेरिया आपने फॉलो नहीं करना। ये एज अ बिगिनर लेवल आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए है, ठीक है, समझ हंस रहा है। ये आपको डायरेक्शन देने के लिए है। जो क्राइटेरिया होलसेल का आपका प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ना, वो आपकी जो सेलर अकाउंट है उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया। अब सपोज एक क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है जी मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, आपसे 3 प्रोडक्ट्स लेनी है होलसेल की, मैं इतने पैसे आपको दूंगा जी, मेरे आप कर दें, प्रोडक्ट हंट कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका उससे होना चाहिए कि आपके सेलर अकाउंट पे फीडबैक्स कितने हैं, क्योंकि वो बाय बॉक्स पे डिपेंड करता है, बाय बॉक्स उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो कहता है मेरे पास 5 फीडबैक्स मेरे सेलर अकाउंट पे, तो आपका जो क्राइटेरिया है वो 5 फीडबैक्स के लिहाज से ही प्रोडक्ट हंटिंग का होगा। बात समझ में आई? और अगर वो कहता है कि मेरे पास 200 रिव्यूज़ हैं या फीडबैक्स हैं, तो इट्स मीन आपका क्राइटेरिया 200 फीडबैक्स के हिसाब से होगा। कैसे होगा? आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो आपके कंपटीटर्स हैं, अगर आप 5 रिव्यू फीडबैक्स वाले क्लाइंट के लिए हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपके जो कंपटीटर्स हैं जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उस प्रोडक्ट पे, वो भी उतने ही हों, उनके रिव्यूज़ थोड़े बहुत कम हो ज़्यादा हों। बात समझ में आई? और अगर आप कर रहे हैं 200 वाले के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ही होने चाहिए। कम हो नो इशू, उससे ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हो, थोड़े हो, ज़्यादा ना हो। बात समझ में आई? ताकि उससे बाय बॉक्स मिले। होलसेल में सबसे बड़ी चीज़ बाय बॉक्स ही है। बाय बॉक्स नहीं मिला तो आप की प्रोडक्ट ज़ाया, फ्लॉप हो गई। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपका क्राइटेरिया सेलर अकाउंट के अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट होगा। अगर कोई न्यू सेलर है, वो उसने जस्ट लॉन्च लिखा आ रहा है, तो आप उसके लिए 1-2 फीडबैक्स बाय भी कर सकते हैं, वही लिस्टिंग प्रमोटर से। होलसेल के भी बाय किए जा सकते हैं, ठीक है, होलसेल के भी बाय किए जाए। एक आध वो जो अंडा है ना, वो तोड़ना मुश्किल होता है। वो जब 1-2 आ गए तो फिर उसके बाद बाय बॉक्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कभी ना कभी तो मिलेगा ना, वो इस तरह से है। आपने ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। चले, आपने अच्छा कि याद करवा दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है जो न्यू ऑफर्स हैं, ये वाली जो न्यू ऑफर्स हैं, ये आपने देखनी है। लास्ट 3 मंथ में कितने लोग यहाँ पे आए हैं, तो एवरेज ऑन एवरेज इनके इसके जो 5 ही रहे हैं, 5, 6, 5, 6, 5, 6 आए हैं ऑन एवरेज, ठीक है, लास्ट 3 मंथ में। तो आपने इससे पीछे भी देखना है कि अभी तो 5 हैं यहाँ पे, 3 मंथ में इतने ही रहे हैं। हो सकता है 3 मंथ पहले आउट ऑफ स्टॉक चले गए हों और वो इन स्टॉक मैं लाइव हूँ तो वो भी इन स्टॉक आ जाएं, और वो 50 लोग हों, फिर 50 लोगों अभी मैं 5 के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट हंट करके की है लाइव, तो वहाँ पे 50 और आ जाए, 55 हो जाए, तो मुझे तो बाय बॉक्स मिलने के चांसेस तो गए। ऐसे ही है। तो आपने 1 ईयर का चेक करना है मैक्सिमम कितने थे, तो मैक्सिमम इस पे इतने ही थे, 6 ही थे, इससे ज़्यादा नहीं रहे, ठीक है।
समझ आ रही है? ऑल टाइम भी आप चेक कर सकते हैं, इस पे 6 ही रहे हैं सबसे जो हाईएस्ट है। चलें इसके बाद अमेजोन को देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो येलो से कलर का टैब आपको नजर आ रहा है, इसको ऑन करेंगे तो आपको अमेजोन की प्रेजेंस यहाँ पे नजर आएगी कि इस लिस्टिंग पे अमेजोन है या नहीं है। ठीक है, कितनी देर के लिए था, कितनी देर के लिए नहीं था। तो आपके सामने ये जो स्टैट शो हो रहे हैं, ये आपने टैब ओपन किया तो इस लिस्टिंग पे अमेजोन लास्ट 3 मंथ से टोटल है। ठीक है, अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो 1 ईयर में ये मार्च और मई के मिड में ये आउट ऑफ स्टॉक गया था। ये जो व्हाइट सा नजर आ रहा है ना, इट्स मीन कि ये यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक था अमेजोन। इस टाइम पीरियड में अमेजोन या इस लिस्टिंग से आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। बात समझ में आई? उसके बाद स्टॉक खत्म हो गया था। तो हमारा जो क्राइटेरिया वो कहता है कि अमेजोन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसी है ना, अमेजोन एज अ सेलर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि अमेजोन अगर एक लिस्टिंग में है तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देना। आपने उसकी प्रेजेंस इस तरह से चेक करनी है लास्ट 1 ईयर की या 3 मंथ की, कि वो था अगर अमेजोन वहाँ पे, और लेकिन वो वीक में 3 दिन आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है और वहाँ पे सेलर भी कम बैठे हैं, 4 सेलर या 5 सेलर बैठे हैं, सपोज 8 सेलर बैठे हैं, और वो अमेजोन उसका रेवेन्यू भी लाखों में है प्रोडक्ट का, और अमेजोन 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक जाता है हर वीक में। तो वो जो पीछे 3 दिन है जब आउट ऑफ स्टॉक जाएगा वो किन्हें सेल्स मिलेंगी? और जो बाकी 8 सेलर्स को मिलेगी ना। तो लाखों में रेवेन्यू है तो आपको मिलने के भी चांस, आपका स्टॉक निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप देख सकते हैं अमेजोन को। यहाँ पे तो अमेजोन मुसलसल है। और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर अमेजोन आपको नज़र आ भी रहा है, जिस तरह से ये 3 मंथ में अमेजोन आपको नज़र आ रहा है, अब आपने यहाँ पे ये प्रोडक्ट छोड़ नहीं देनी। आपने क्या करना, अमेजोन आपका एज अ कंपटीटर तो बनता है, वो सारी प्रोडक्ट्स पे जाके नहीं एज अ कंपटीटर चला जाता कि खुद भी सेलिंग करनी शुरू कर देता है। और जिस प्रोडक्ट पे वो खुद जाता है बाय बॉक्स, ऐसा नहीं है कि हर लिस्टिंग पे वो बाय बॉक्स अपने पास ही रखता है, बाकियों को देता ही नहीं जिस लिस्टिंग पे चला जाए। इस तरह से अगर अमेजोन करेगा तो कोई होलसेल का बिजनेस करेगा? छोड़ जाएंगे। तो लॉस किसे होगा? अमेजोन को होगा। अमेजोन जिस लिस्टिंग पे हो, ऐसा नहीं है कि वो बाय बॉक्स उसी के पास है। तो आपने बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स चेक करनी है कि अमेजोन को कितना बाय बॉक्स मिला है। ठीक है, अगर अमेजोन को बाकियों से कम मिल रहा है तो इट्स मीन आप उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। बात समझ में आई है? तो हम बाय बॉक्स देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे तो 100% बाय बॉक्स यहाँ पे अमेजोन के पास है इस प्रोडक्ट पे। तो इस प्रोडक्ट को करने का फायदा कोई नहीं। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स पे भी अमेजोन है। ये देखिए यहाँ पे ये जो व्हाइट सा नजर आ रहा है ना बीच में, ये आउट ऑफ स्टॉक गया हुआ है अमेजोन। 88% अमेजोन के पास बाय बॉक्स है, 7% उसने इसे दिया है, 5% इसे और लेस देन 1% इसे दिया है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट्स के साथ हमने नहीं जाना। इस पे भी चेक कर लेते हैं। %100% बाय बॉक्स अमेजोन के पास है। तो कुछ लिस्टिंग्स हैं जिस पे अमेजोन अपने पास ही बाय बॉक्स रखता है, लेकिन कुछ लिस्टिंग ऐसी भी हैं जिस पे जो बाकी सेलर्स हैं उन्हें बाय बॉक्स ज़्यादा मिला होता है और जो अमेजोन को कम मिला होता है। ठीक है, तो ऐसी लिस्टिंग्स आपको बहुत सी मिल जाएंगी। अच्छा, बाय बॉक्स डोमिनेंसी की बात कर लेते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया है वो सीधा क्राइटेरिया है। वो कहता है कि 50% से ज़्यादा अगर एक सेलर के पास है बाय बॉक्स तो वो डोमिनेंसी है, हम उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक के पास 45, यहाँ तक तो बात ठीक हो। अब एक प्रोडक्ट है जिस पे एक सेलर को मिला है 45%, दूसरे को मिला है 35%, और बाकियों को बाकी जो जितना बचा, कितना बचा पीछे 20% बाकियों को मिला है। तो हमारा क्राइटेरिया पास हो गया। लेकिन क्राइटेरिया तो हमारा यहाँ पे फेल हो गया। कैसे हो गया कि 2 सेलर्स 80% लेके जा रहे हैं, 2 सेलर्स 80% लेके जा रहे हैं, पीछे 20% बाकियों को मिल रहा है, तो वो डोमिनेंसी तो आ गई। बात समझ में आई? तो आपने ये चीज़ भी जहन में रखनी है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है क्राइटेरिया, फॉलो आपने कोई नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि सबको इक्वल हो। अगर एक को 30, 35, 40% मिल रहा है और बाकी जो 60% है वो बाकियों में इक्वल डिवाइड हो रहा। ठीक है,
तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी। अच्छा, उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अमेज़ॉन FBM पे FBA वालों को प्रायोरिटी देता है। ऐसे ही था, उन्हें बाय बॉक्स ज़्यादा देता है, 50% से भी ज़्यादा दे देता है बाय बॉक्स। FBM वाला अगर वहाँ पे बैठा है ना, तो उससे 50% ज़्यादा बाय बॉक्स FBA वाले को मिलेगा उस लिस्टिंग पे। तो अगर एक लिस्टिंग है उस पर सपोज 5 FBM के सेलर्स बैठे हैं, तो क्या FBA वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है ना, वो जाए अपनी लिस्टिंग को लाइव करे वहाँ पे और 50% से ज़्यादा उसे बाय बॉक्स मिलेगा। जितना उन 5 को मिल रहा है बाय बॉक्स, उससे ज़्यादा उस अकेले को मिलेगा। इतना अमेज़ॉन बाय बॉक्स FBA वाले को देता है, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। उसकी रीज़न ये है, जो FBA कर रहे होते हैं ना, वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे होते हैं। कुछ ड्रॉप शिपर्स होते हैं, ड्रॉप शिपर से तो हम अपनी प्राइस को कम्पीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट तो होती नहीं, वो आउटसोर्स करनी होती, उन्हें जितनी मर्जी प्राइस कम करते हैं। अच्छा, FBM वाले एक दूसरे से पहले ही झगड़ रहे होते हैं, तो जब वहाँ पे FBA का वहाँ पे सेलर चला जाता है और 50% से ज़्यादा सेल्स लेनी शुरू कर देता है वहाँ, तो वो सारे एक का कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो उसकी प्रोडक्ट एक एक करके सारे बाय करते हैं और उसे नेगेटिव फीडबैक छोड़ते हैं और उसका अकाउंट ही सस्पेंड करवा देते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी लिस्टिंग आपने अवॉइड करनी है जिसमें FBM सेलर्स हों और FBA का कोई सेलर ना हो। बात समझ में आ गई है? चले। अच्छा, आपने अवॉइड भी नहीं करनी, आपने वो लिस्टिंग अवॉइड भी नहीं करनी। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं करनी। अब बोलेंगे पहले बोला था कि FBM करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, फिर बोला अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब बोले फिर नहीं छोड़नी। बताता हूँ। अच्छा, सपोज ये वाली लिस्टिंग है, इस पे 10 के 10 FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 के 10 यहाँ पे FBM सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हम हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं कि क्या नियर हिस्ट्री में कि करीब तरीन हिस्ट्री में क्या यहाँ पे FBA के सेलर बैठे हुए थे। अगर वो से वहाँ पे बैठे हुए थे, हो सकता है मे बी वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए हों। अगर नियर फ्यूचर की मैं बात करूँ, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक चले गए हैं, उन्होंने कुछ 6 मंथ 8 मंथ या जितना भी दुरानिया उन्होंने सेल किया है वहाँ पे, उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, तो हमें भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। समझ में आ रही है बात? तो हम भी वहाँ पे सक्सेसफुली सेलिंग कर सकते हैं। तो वो देखने का तरीका करके आपने ये वाला ग्राफ आपके सामने होगा, डाटा के टैब में जाना है और ऑफर्स की टैब में जाना है, ठीक है। ऑफर्स की टैब में जाना है तो आपने प्राइम पे क्लिक कर देना है। प्राइम का मतलब है FBA, ठीक है। प्राइम पे आपने क्लिक करना है, FBM ओनली नहीं करना। और उसके बाद यूज्ड वाले जो है इसको ऑफ कर देना, न्यू रखना। और यहाँ पे है इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल ऑफर्स, यहाँ पे ये आपको एक सेलर की स्टैट्स दिखा रहा है टोटल। आप इस पे क्लिक करेंगे इंक्लूड हिस्टोरिकल ऑफर्स के हिस्ट्री भी मुझे दिखाएं, तो FBA के सेलर्स हों, न्यू सेलिंग कर रहे हों, वो मुझे से बताएं और हिस्ट्री के भी दिखाएं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे प्राइम का चेक मिला है, ये उसकी प्राइस थी, कंडीशन उसकी न्यू थी, ये सेलर था और उसके पास स्टॉक यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा, सोल्ड नहीं दिखाया जा रहा, और प्राइम दिखाया जा रहा है कि प्राइम का चेक है इसके पास। सेलर का नेम, उसकी रेटिंग 0 है, रिव्यू काउंट इसका 0 है, लास्ट सीन 1 डे है, वो एक दिन पहले इसका लास्ट सीन है। फर्स्ट सीन 16 मंथ्स अगो, यानी नियर फ्यूचर की मैंने बात की है कि एक दिन पहले ये लाइव था, लास्ट सीन इसका एक दिन पहले है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक चला गया। और इसका जो फर्स्ट सीन था जब ये लिस्टिंग पे आया था 16 मंथ पहले था। अगर 16 मंथ पहले, वो 16 मंथ उसने पूरी यहाँ पे आके बिजनेस किया, ऐसे ही है। इस लिस्टिंग पे 16 मंथ वो लाइव रहा है, तो अगर उसे FBM वालों ने कुछ नहीं कहा तो हमें भी कुछ नहीं कहेंगे। बात समझ में आई? लेकिन अगर इस लिस्टिंग पे जो लास्ट सीन है उसका आ रहा है 6 मंथ पहले और फर्स्ट सीन आ रहा है उससे भी 2 साल पहले, इट्स मीन कि वो हमने उसे फॉलो नहीं करना,
वो 6 महीने पहले चला गया था, ठीक है, हो सकता है वो ऐसे ही गया हो, उसे इसी तरह से भगाया गया हो, लेकिन आपने नियर हिस्ट्री का चेक करना है। बात समझ में आ गई? किसी को ये पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछ सकता है। जैसे ये देखें, 13 मंथ पहले ये आया था और 13 मंथ पहले ही चला गया, यानी कि 1 मंथ के अंदर अंदर ही ये चला गया। तो हो सकता है अगर ऐसा ये हम सपोज कर रहे हैं कि ये FBM के सारे सेलर थे वहाँ, 10 के 10 FBM के सेलर हैं और ये FBA का सेलर यहाँ पे था। 13 मंथ पहले आया और 13 मंथ पहले ही चला गया। अगर बाकियों का भी ऐसे ही शो हो रहा है, जिस मंथ में है उसी मंथ में चले गए हैं, तो इट्स मीन कि वो FBM सेलर कर रहे हैं उनके साथ ऐसा। जैसे वो लाइव होते हैं उनको नेटली फीडबैक देके और उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। ये देखें, ये 15 मंथ आया था, 15 मंथ पहले ही चला गया, इस तरह से। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो मैंने अपनी चीज़ें आपको ये चीज़ बताई है, ये आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी। और जो प्राइस वॉर तो सब बता देते हैं कि प्राइस वॉर क्या है, लेकिन वो जो मैंने डॉलर्स के हिसाब से आपको बताई है, ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। जिन्होंने स्लाइड से पढ़ा होता है, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, उन्हें ये नहीं पता इन चीज़ों का। इसमें एक और चीज़ है प्राइस वॉर के रिलेटेड है। आप डाटा के टैब में गए, प्रोडक्ट डिटेल्स में गए और यहाँ पे हमें दिखा रहा है बाय बॉक्स की करंट प्राइस बता रहा है और एवरेज प्राइस बता रहा है 90 डेज़ की। तो कुछ सेलर्स हैं, क्लाइंट्स, जो कहते हैं कि हमें भाई बाय बॉक्स की 90 डेज़ की एवरेज प्राइस दिखाएं, उसके स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें। तो आप वो दिखा सकते हैं उन्हें। अगर ये 14.93 है और 90 डेज़ की एवरेज भी इतनी ही रही है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, $16 भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, $10 भी हो सकती है। अगर यहाँ पे करंट चल रही है 14.93 और यहाँ पे एवरेज 90 डेज़ की चल रही है $10, इट्स मीन कि यहाँ पे प्राइस वॉर चली है उस लिस्टिंग पे। बात समझ में आई? ये एवरेज बताता है, एवरेज 90 डेज़ की। तो इस लिस्टिंग पे प्राइस वॉर चली है, एवरेज $10 के करीब रही है, अभी 14 पे चली गई है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे भी प्राइस वॉर आपको पता चल जाएगा। और ये जो न्यू है, न्यू, इससे भी आपको पता चल जाएगी प्राइस, ठीक है। तो ये भी क्लाइंट्स रिक्वायर करते हैं। अच्छा, अब आपने जब ये प्रोडक्ट अगर आपके हंट होगी तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि ये कीपा का ग्राफ पूरा जो है, इसको सारा कुछ ऑन कर लेना है और करने के बाद इसको सेव करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और डाटा के टैब में जाना है और आपने जाके यहाँ पे ये जो बाय बॉक्स है इसका इतना सा ले लेना है 90 डेज़ का, ये 2 का, ठीक है। ये ऑफर्स का भी लेना है तो ले सकते हैं। और उसके बाद आपने बाय बॉक्स का लेना है, बाय बॉक्स का लेना है कि बाय बॉक्स ठीक रोटेट हो रहा है सबको। और अगर किसी सेलर को ये चीज़ पता है तो वो आपसे रिक्वायर कर सकता है, लेकिन ये किसी को पता कोई नहीं है वैसे। और उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, ये वाला ले लेना है कि कितने वहाँ पे हैं, बल्कि ये नहीं लेना, यहाँ पे जाके फ़िल्टर लगाना है आपने, प्राइम का चेक लगाना है और न्यू वाले लगाना है, ठीक है। और अब कितने सेलर्स हैं? 3 ऑप्शंस हैं, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट इतना लेना है। बीच में प्रोडक्ट का नाम नहीं आना चाहिए या प्रोडक्ट नहीं आनी चाहिए बीच में, तो फिर फ़ायदा उसे पता चल जाएगा प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इतना सा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, सिर्फ इतना सा। और अगर वो कहे कि मुझे जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनके फीडबैक्स भी दिखाओ, तो आपके कंपटीटर कितने शो हो गए? यहाँ पे 3, तो इन 3 का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इनका, ये एक का स्क्रीनशॉट, ये दूसरे का स्क्रीनशॉट, तीसरे का स्क्रीनशॉट। आपने ये जो उसका है वो ये ब्लर कर देना, उसका स्टोर ने, ठीक है। ये रेटिंग्स उसने देखनी है ना, तो वो रेटिंग आप दिखा दें उसे। और बाकी सबका भी आपने ब्लर कर देना, ये बात, ठीक है। अगर स्टोर फ्रंट किसी का आपने दिखा दिया, वो स्टोर फ्रंट यहाँ पे सर्च करेगा अमेज़ॉन पे, उसकी सारी प्रोडक्ट्स निकाल लेगा। बात समझ में आई? तो ये आपने करना। उसके बाद रेवेन्यू का लेना है, जो आप हीलियम 10 की चलाएंगे एक्सटेंशन, उस पर रेवेन्यू का ले लेना है आप।
प्रोडक्ट को हाइड कर देना या क्रॉप कर लेना वहाँ से।